देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम ने देहरादून शहर और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल समस्या के समाधान के लिए उनसे सहायता मांगी है। सीएम ने सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि इससे पेयजल समस्या का समाधान काफी हद तक हो सकेगा। सीएम ने कहा कि पेयजल सुविधा के लिए गंगा की सहायक नदी सौंग नदी पर 2021 करोड़ की लागत से बांध परियोजना प्रस्तावित है। परियोजना से 150 MLT पेयजल की आपूर्ति होगी और लगभग 10 लाख की जनसंख्या को इससे फायदा पहुंचेगा। सिक्किम में आए एवलांच में मारे गए लोगों के प्रति उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा है कि सिक्किम में हिमस्खलन से कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और साथ ही शोक संतप्त परिजनों को ये असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। बाबा केदार से घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करता हूं। और इससे पहले मंगलवार को सिक्किम के नाथुला बॉर्डर इलाके में भारी हिमस्खलन हुआ। इसमें 7 लोगों की मौत हुई और 22 पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया था। तो ये ट्वीट सीएम धामी ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अत्यंत पीड़ादायक खबर ये सामने आई और मैं कामना करता हूं कि जो लोग जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के शेड्यूल की ओर, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। जिंदगी आपकी बदलेगी कैसे, जब बहू को अच्छा पैसा मिलेंगे हर परिवार को। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अगर 2 बहू हुई तो 2 परिवार, 3 बहू हुई तो 3 परिवार। सही बात है कि नहीं? तो छोटी को भी मिलेगा, मंझली को भी मिलेगा, बड़ी को भी मिलेगा, संजली को भी मिलेगा। अब बहनों में कैसे भेदभाव कर दो? ठीक बात है कि नहीं? अब बताओ, 1000 रुपया हर महीना मिला तो साल भर में कितने हो जाएंगे? 12,000। और 2 बहू घर में हुई तो कितने हो जाएंगे? और 3 हुई तो, और घर में बूढ़ी माताजी हुई और उनकी पेंशन है तो वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1000। तो माता राम को भी 1000 मिलेंगे। अब बताए, और फिर किसान हुए तो प्रधानमंत्री जी 6000 दे रहे हैं, मामा 4000 दे रहे हैं, तो 10,000 वो भी तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो जरा अंदाज लगाओ कितने रुपया हो जाएंगे। बताओ, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? अरे बदल जाएगी कि नहीं? फिर सासू जी कहेगी बहू के हर महीना 1000 रुपया आ रहे, अरे रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। देखो एक बात सही सुन लो, ये कटु सत्य है। पैसा है तो इज्जत है। बोलो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? पैसा है तो इज्जत है, पैसे से आत्मविश्वास है। अब बताओ, कभी जरूरत पतिदेव को पड़ गई और कहीं से पैसा नहीं मिले तो अभी तक तो तुम मांगती थी उनसे पैसा, कहीं मुंह लटका के आए और परेशान है और तुमने पूछा पप्पू के पापा क्या बात है, आज उदास कैसे हो? वो कहे कि क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, इंतजाम नहीं हो रहा। तो फट से निकालोगे और कहोगे ले जाओ मेरे पास रखे, चिंता काहे को करते हो, मैं तो हूं। तो बताओ, बहनों की इज्जत बढ़ जाएगी कि नहीं? बहनों की इज्जत बढ़ेगी और तुम्हारी इज्जत बढ़े
यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। ये लाडली बहना योजना में अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी और जून में 10 जून के दिन पहला पैसा तुम्हारे खाते में 1000 रुपया आ जाएगा और फिर हर महीना 1000 रुपया आता रहेगा। लेकिन पैसा जाए तो भैया को फूल तो नहीं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं। इन दिनों हिंदुस्तान में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास हर तरफ से किया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बच्चा स्कूल से वापस आए और आपको मम्मी पापा की जगह अम्मी अब्बू कहकर बुलाए तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आया है। यहाँ 7 साल का एक मासूम जो यहीं के एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, वह अचानक घर आकर अपने माता पिता को मम्मी पापा नहीं कहता बल्कि अम्मी अब्बू कहकर के बुलाने लगा। ये सुनकर बच्चे के परिजन बेहद हैरान रह गए और छात्र के पिता मनीष मित्तल ने कहा कि अंग्रेजी की किताब पढ़कर हमारे बच्चे में लगातार असामान्य बदलाव भी दिख रहे हैं। बच्चे के पिता ने जिलाधिकारी सोनिका से भी इस मामले में शिकायत की और जिलाधिकारी ने प्रकरण की जांच मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी सौंपी है। वहीं बच्चे के पिता ने कहा है कि बेटा आईसीएसई बोर्ड से संबंधित एक स्कूल में पढ़ता है। अंग्रेजी विषय के गुलमोहर 2 नाम की पुस्तिका में एक पाठ में फादर मदर की जगह अम्मी अब्बू लिखा गया है, जो कि घोर आपत्ति का विषय है। इस पुस्तक का प्रकाशन ओरिएंट ब्लैक स्वान हैदराबाद ने किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि अंग्रेजी की पुस्तक में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी सोनिका ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जांच सौंप दी है और उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब करने को भी कहा है। नहीं, जनसुनवाई में कुछ पेरेंट्स आए थे मेरे पास और एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को। तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। उनको मैंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से एफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई है और किस तरह से स्कूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और इसको देखते हुए आगामी 4 धाम यात्रा में भी कोविड गाइडलाइन की सख्ती को लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही कोविड जांच और साथ ही वैक्सीनेशन में भी तेजी लाई जाएगी। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड में कोविड जांच और वैक्सीनेशन का दायरा अब बढ़ाया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टर्स और साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती 15 अप्रैल से पहले सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके तीर्थ यात्रियों ने अगर कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो उन्हें दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर तीर्थयात्रियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की ओर से कोविड जांच का दायरा भी बढ़ाने के सख्त निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। देखिए, कल ही हमने स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक की है और उसमें गाइडलाइन हमने दे दी है कि अब राज्य में जो है एसओपी जारी हो गई है। भारत सरकार जैसे जैसे नए एसओपी की भेजेगी वैसे हम नए एसओपी जारी करेंगे। लेकिन अभी 2 चीज़ों पे बिल्कुल पहल की जा रही है। पहला तो यह है कि हम टेस्टिंग अब बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो वैक्सीनेशन जिनका छूट गया है उनको वैक्सीनेशन की भी 1 लाख डोज हमने भारत सरकार से डिमांड की है कल। उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जुबानी जंग के जरिए नेता एक दूसरे के ऊपर लगातार हमलावर हो रहे हैं और अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में जब दायित्व मिलता है तो उस दायित्व का निर्वहन करना जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाता है वह अपने दल और राष्ट्रीय नेतृत्व को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को न केवल निशाने पर लिया बल्कि उनको बड़ी सलाह भी दे डाली है।
नहीं, भागना निभाने की बात नहीं। जब दायित्व मिलता है तो उस दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है, और जो निर्वहन नहीं करता है तो फिर मैं समझता हूं वो कदापि दल के साथ, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ सही दिशा में कार्य नहीं कर रहा है, या दल या राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है दिग्भ्रमित करने का। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षण राजीव भरतरी की बहाली हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव भरतरी वन मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने चार्ज संभाला। 25 नवंबर 2021 को कैबिनेट नेशनल पार्क में पेड़ों के कटान की जांच कर रहे राजीव भरतरी का तबादला प्रमुख वन संरक्षक के बाद से जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किया गया था। आपको बता दें कि प्रमुख वन संरक्षण के पद से हटाए जाने के बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और इसके साथ ही जो जानकारी दी जा रही है और इस विजुअल्स के माध्यम से भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि चारधाम यात्रा को लेकर के जो तैयारियां हो रही हैं उसको लेकर के काफी तेजी से इसमें देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से कोरोना व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। सड़कों पर पूरी तरीके से व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर के प्रशासन भी मुस्तैद है। मंगलवार को जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने उत्तरकाशी से गंगोत्री तक यात्रा पड़ाव पर जुटाई गई आधारभूत सुविधाओं एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी अपर्णा यदुवंशी भी वहां पर उपस्थित रहे और आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने पायलट बाबा आश्रम के पास निर्मित शौचालय में पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़क मार्ग पर रखी गई निर्माण सामग्री को हटाने और सड़क मार्ग को सरलीकरण करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। यात्रा के दौरान भटवारी मोटर पुल के पास जाम की स्थिति ना हो, इसके लिए पुल के ऊपर वाहनों की पार्किंग नहीं करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने गंगोत्री नेशनल हाईवे के हेलगुगाड़ के पास सड़क पर पड़ा मलबे को तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए हैं और साथ ही सुरक्षा को देखते हुए क्रैश बैरियर और चेतावनी बोर्ड भी लगाने को कहा। सड़क मार्ग के गड्ढों को भरने और साथ ही नालियों से पानी की निकासी करने का आदेश भी दिया गया। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को देखते हुए आवश्यक दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी की बहाली हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजीव भरतरी वन मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने चार्ज संभाला। 25 नवंबर 2021 को कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों के कटान की जांच कर रहे राजीव भरतरी का तबादला प्रमुख वन संरक्षक के पद से जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कर दिया गया था। प्रमुख वन संरक्षण के पद से हटाए जाने के बाद भरतरी ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद अब कोर्ट ने बीते रोज सरकार को निर्देशित किया है कि मंगलवार सुबह 10 बजे राजीव भरतरी को दोबारा से वन प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी जाए। वहीं राजीव भरतरी का कहना है कि इस दौरान उन्होंने काफी आत्ममंथन किया है और सीखा है, बाकी इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते। हाईकोर्ट ने सरकार को मंगलवार सुबह 10 बजे तक राजीव भरतरी को प्रमुख वन संरक्षण का पदभार सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सरकार की उलझन और ज्यादा बढ़ गई थी। इधर राजीव भरतरी का कहना है कि वह हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें दोबारा चार्ज दिया गया है। ऋषिकेश के जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से सटे ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास पार्क प्रशासन ने शुरू कर दिए हैं। इसके तहत अभी तक 15 ग्रामीणों ने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण ले लिया है और इसके अलावा जबकि 30 ग्रामीण मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर के स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं। किस तरह यहाँ के लोग स्वरोजगार के जरिए अपना जीवन बदल रहे हैं, देखिए हमारे इस रिपोर्ट। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे यमकेश्वर में रहने वाले लोगों की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। यहाँ पर कई लोगों ने मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली है और स्वरोजगार से जुड़ गए हैं। पार्क प्रशासन ने लोगों को मधुमक्खी पालन के लिए संबंधित उपकरण भी उपलब्ध करवाए हैं। 3 दिनों तक मधुमक्खी पालन को लेकर चले प्रशिक्षण में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया और अब वो मधुमक्खी पालन कर अपनी आय भी बढ़ाएंगे। देखिए, राजाजी टाइगर रिजर्व से जो लगे हुए गाँव हैं उनमें आय अर्जन गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जाए
इसका प्रयास लगातार राजीव टाइगर रिजर्व के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उसमें हमने क्षेत्र में ग्रामीणों के सहयोग से हमने 3 एक्टिविटीज़ को चिन्हित किया है। एक तो मशरूम उत्पादन, दूसरा एरोमेटिक प्लांट का उत्पादन और तीसरा मौन पालन। इस क्रम में हमारे क्षेत्र के जो ग्राम हैं उनमें से कुछ ग्रामीणों को 3 दिवसीय मौन पालन का प्रशिक्षण दिया गया था। वो प्रशिक्षण पूर्ण करके वो यहाँ आ चुके हैं। अब उनको प्रत्येक जो प्रशिक्षणार्थी था उसको 5-5 बॉक्सेस हनी बी के बॉक्सेस राजीव टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि क्षेत्र को एक मौन पालन व्यवसाय जो है यहाँ पर बढ़ाया जाए और बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी मिलकर कैसे इस क्षेत्र को मौन पालन और शहद प्रोडक्शन के उत्पादन के क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए, ये हमारा प्रयास है। इससे न सिर्फ ग्रामीणों की जो आय है उसमें उनको बढ़ोतरी होगी, साथ ही जो क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की जो घटनाएं हैं उनमें भी कमी आने की उम्मीद है। एक खास बात ये भी है कि कुछ समय पहले मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर 30 ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़ चुके हैं, जबकि सुगंधित पौधों की खेती करके स्वरोजगार से जुड़ने के लिए भी कुछ ग्रामीण अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये 3 तरह के प्रशिक्षण राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क क्षेत्र से लगे हुए इलाकों में रहने वाले कई अलग अलग गांवों के लोगों को दिए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ इन लोगों को रोजगार मिल पाएगा, बल्कि इससे इंसान और वन्य जीवों के बीच हो रहे टकराव में भी कमी आएगी। देखिए, मैं तो काफ़ी समय से मशरूम उत्पादन का काम 3-4 साल से कर रहा हूँ और हर साल उसमें अच्छा मुनाफा कमाता हूँ। हालांकि मेरे पास सीजनल काम है, मेरे पास प्रॉपर शेड नहीं है मशरूम का, लेकिन मैं उससे प्रॉफिट कमा रहा हूँ और लोगों को भी मैंने ट्रेनिंग दी है। और मधुमक्खी पालन तो इस तरह से काम है कि आदमी इसमें देखभाल की कम आवश्यकता होती है और 12 महीने इसमें से प्रॉफिट मिलता रहता है किसान को, और किसान इसको प्रोफेशनल तरीके से करेगा, अच्छे ढंग से करेगा। तो यहाँ पर राजा जी के आसपास बहुत सारे जंगली फूल इस तरह से हैं, खेती मतलब फूलों की यहाँ पर कमी नहीं है। तो आपको मिक्स फ्लावरिंग का जो का शहद है वो मिलता रहेगा। बहरहाल पार्क प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया कि जो लोग भी ये प्रशिक्षण हासिल करना चाहते हैं वो यहाँ के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। हर साल की तरह महाबली हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल ये तिथि 6 अप्रैल 2023 दिन बृहस्पतिवार को पड़ रही है। इस दिन बजरंगबली के भक्त व्रत रखेंगे और उनकी विधि विधान से पूजा भी करेंगे। सनातन शक्ति संगठन द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सामूहिक सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने हाजिरी लगाई और हनुमान जी पूजा अर्चना विधि विधान से की गई और साथ ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। राष्ट्रीय सनातन शक्ति संगठन के प्रमुख जीतू रंधावा जी ने भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए श्री हनुमान जी की महिमा का बयान किया और इसके साथ ही भक्तों का मार्गदर्शन भी किया है। कार्यक्रम में उपस्थिति संगठन प्रमुख जीतू रंधावा, वीके शर्मा, प्रिया राठौर और मयंक सैनी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के प्रमुख हिंदू तीर्थ केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। इस बार उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। यात्रा के लिए पहली बार उत्तराखंड सरकार ने बुकिंग की थी। अब तक करीब 9,68,951 लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं 16 फरवरी से गेस्ट हाउस के लिए 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग भी की जा चुकी है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने बताया है कि यात्री ट्रेकिंग के साथ ही हेलीकॉप्टर से भी मंदिर पहुंच सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने IRCTC से टाई अप भी किया हुआ है, जिसको लेकर के अब तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर वीरगति को प्राप्त हुए हिंदू के लाल टीकम सिंह नेगी के लिए उनका परिवार गमगीन है। उत्तराखंड के राजावाला सेलाकुई के रहने वाले टीकम सिंह नेगी असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात थे। टीकम सिंह ने अपनी पत्नी को बताया था कि वो एक सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं
और गम में डूबे टीकम सिंह के पिता राजेंद्र सिंह नेगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके बेटे फरवरी महीने में सरकारी काम से आए हुए थे। इस दौरान एक दिन वे घर पर रुके और करीब 8 दिन पूरे बताया जा रहा है कि बेटे से फोन पर बात उन्होंने की थी। बेटे ने और बताया जा रहा है कि बहू दीप्ति ने ये जानकारी दी है कि वह किसी सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं और जिसमें जोखिम भी है। सोमवार को आईटीबीपी के अधिकारियों से उन्हें बेटे के वीरगति के प्राप्त होने की सूचना मिली और गौरतलब है कि 2011 में टीकम सिंह नेगी आईटीबीपी में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हुए थे और उन्हें पहली पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में मिली थी। आपको बता दें कि आईटीबीपी के बलिदानी असिस्टेंट कमांडेंट टीकम सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके 4 साल के बेटे ने बताया जा रहा है कि उन्हें मुखाग्नि दी है और लोगों ने हिंद के लाल टीकम सिंह नेगी अमर रहे के नारे लगाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर जिले में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 अप्रैल को पीड़ित परिजनों ने स्थानीय थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले का खुलासा भी कर दिया है और पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यहाँ के एक गाँव में 27 मार्च को एक युवती का विवाह समारोह आयोजित हुआ था। आरोप है कि विवाह कार्यक्रम के दौरान दोनों आरोपियों ने दुल्हन की नाबालिग बहन का बारात घर से देर रात को अपहरण कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के बाद सुबह तड़के उसके घर के पास छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस अफसर ओम प्रकाश शर्मा ने जानकारी दी है कि नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम ने आरोपी गजेंद्र सिंह और साथ ही उसके दोस्त कमल सिंह को वारदात में इस्तेमाल की गई जीप के साथ पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, बरा क्षेत्र में गोल्डन पैलेस हॉल है। वहाँ एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मेरी बड़ी बेटी की शादी थी, मेरी छोटी बेटी वहाँ से गायब हो गई है। इस सूचना पर त्वरित पुलबट्टा एसओ द्वारा कार्रवाई करते हुए पता किया तो पता चला कि गजेंद्र सिंह उस लड़की को लेके गया है और नाबालिग थी। उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, पॉक्सो एक्ट लगाया गया और घटना की गंभीरता देखते हुए टीमों का गठन किया गया और तत्काल 24 घंटे के अंदर ही उस लड़की को और अभियुक्त गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी कमल था जो एक जीप से उस बच्ची को लेकर चले गए थे और फिर उस बच्ची को उसके घर के पास छोड़ कर चले गए थे। पूछताछ में लड़की ने बताया कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया है। इस संबंध की पुष्टि होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। रामनगर में मंगलवार की सुबह रामनगर क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया है कि 32 साल का मृतक युवक मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और वो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था और मजदूरी करता था। मृतक युवक के संबंध में परिजनों को सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि शव को सबसे पहले कुछ बच्चों ने देखा था और इसके बाद आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी गई थी। पुलिस अब मामले में आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने जो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई थी। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है जिसकी जांच जारी है। मृतक की पहचान पलाश के रूप में हुई है जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में गुलदार की मौजूदगी के अंदेशे से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि ये दावा किया जा रहा है कि देर रात करीब 11 बजे एक राहगीर नवजोत सिंह ग्रेवाल ने उमेदपुर क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप के पास 2 गुलदारों को देखा था, जिसके बाद नवजोत ने अपनी कार में बैठे बैठे दोनों गुलदारों का वीडियो अपने मोबाइल फोन में
कैद कर लिया। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नवजोत सिंह ने बताया है कि इस क्षेत्र में लगातार गुलदार की धमक से ग्रामीण दहशत में है और इस संबंध में रामनगर वन प्रभाग, तराई पश्चिमी आमपोखरा रेंज के अधिकारी जेपी डिमरी से भी बात की गई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी ये वीडियो देखा है और साथ ही ये भी जानकारी दी कि सूचना मिलने के बाद हमारे द्वारा क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी लगा करके गुलदार की मूवमेंट पर भी नजर रखी जा रही है और इसके अलावा लोगों से अपील भी की जा रही है कि अंधेरे में घर से बाहर निकलते वक्त थोड़ा सा सतर्क रहें। 1 अप्रैल का दिन है और आज डायमंड जुबली है प्रोजेक्ट टाइगर की। आज ही के दिन, आज से 50 वर्ष पूर्व 1973 में जो है बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी भारत में और तब कॉर्बेट से इसको लॉन्च किया गया था 8 और टाइगर रिजर्व के साथ। आज जो टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 50 से अधिक हो चुकी है पूरे भारत में और बाघ बचाने के लिए जो बाघ परियोजना शुरू की गई थी उसकी वजह से बाघों का जो है अस्तित्व बचा हुआ है और आज उसकी डायमंड जुबली यहाँ पर कॉर्बेट के जो है तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।